चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम पता ही ऑलरेडी आपको समझा ही चुके, चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे। तो चैप्टर नेम इज़ वेक्टर, है ना। वेक्टर आपको समझना है। तो वेक्टर के बारे में पहले से आप जानते हो थोड़ा बहुत कि दो क्वांटिटी पढ़ना होता है फिजिक्स में हम लोग को। द वन इज कॉल्ड वेक्टर, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इतना आपको बेसिक आइडिया होगा इसके बारे में। यहाँ तक ये भी पता होगा वेक्टर का मतलब डायरेक्शन का होना। अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए इसके अंदर। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लाइक अगर बोला जाए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मीन्स अगर मान लो बोल रहे आपको 5 kg 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है 5, 5 एंड 5, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिट आपका गिवन है आपको बताएगा, किसी पर्टिकुलर टर्म को बताएगा कि आपका एक्सेलरेशन है, आपका वेलोसिटी है, आपका मास है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कहने का मतलब वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने सिंपल एग्जांपल आपको दिया, हमेशा के लिए सेम एग्जांपल आपको देते हैं कि घर से स्कूल गया, स्कूल से घर गया। जब घर से स्कूल जाओगे तो आपका डायरेक्शन स्कूल की तरफ है, जब स्कूल से घर आओगे तो उसका डायरेक्शन घर की तरफ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब मान लो 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पाथ लेंथ है कवर करने को, तो डिफरेंस इतना हुआ कि घर से जब स्कूल जाएगा तो आपका पाथ लेंथ, आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, लेकिन जब स्कूल से घर आओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू घट सकता है। तो घटेगा कब, जब डायरेक्शन को चेंज किए तब। लेकिन जब मान लो आपका डायरेक्शन आगे की तरफ एक स्ट्रेट कंटिन्यू चलते गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ता चला गया, लेकिन जब आप पीछे रिवर्स हो गए घर की तरफ तो आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिक्रीज करता चला गया। तो क्या इसका मतलब क्या, इसका डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऑब्वियसली फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। इसलिए बोलते हैं वेक्टर मतलब ये हुआ जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल आपको सिंपल से बता चुके हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे हम लोग कम ही फोकस करेंगे। हमारा मेन टारगेट होगा इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इन द सेम वे जैसे मानो कोई यूनिट डायमेंशन एरियर्स मेजरमेंट पढ़ाया, जिस तरीके से आपने एससी वर्मा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मेरे कुछ असाइनमेंट सेंड किए उसको भी सॉल्व किया, इन द सेम वे आज जो पढ़ाएंगे इसका भी असाइनमेंट डीपी भी आपको सेंड करेंगे। तो वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करने जाएंगे, लाइक अगर मान लो आप ही का नाम है तो आपका नाम लिखना होगा, लाइक मैं अष्टम नाम है तो अष्टम लिखना पड़ेगा, तो इससे पता चलता है कि अष्टम के बारे में बोला जा रहा है। जैसे में वेक्टर और स्केलर की बात करें तो इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कोई गिवन क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन रहेगा उसको अपना एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो साइन से। ठीक है, एक एरो साइन में एक को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं टेल। दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड टेल। तो एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, कि इसके पास डायरेक्शन है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा कि सपोज करो क्या लिखे बताओ, वेलोसिटी, ऐसे लिखा मैं वेलोसिटी, और मैंने लिखा v, ऐसे सिंपल लिखा, तो ये v रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और ये v रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे अगर मान लो s लिखा हुआ है और s वेक्टर लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को, बिकॉज डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि इसके साथ पास आपका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस आपका डायरेक्शन भी होगा। तो इतना बात समझ गए आप कि जब भी एरो साइन आपको दिखेगा आप समझ जाओगे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहने का उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना सीख लो। जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो कहीं टर्म आपका विथ एरो साइन आएगा, विदाउट एरो साइन आएगा। विथ एरो साइन का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, विदाउट एरो साइन का मतलब स्केलर क्वांटिटी। यहां तक लॉजिक क्लियर है। कभी कभी आपका साइन ऐसा बन के आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर। कैप बोलते हैं, क्या बोलते हो, कैप जो पहनते हो आप ना वही कैप बोलते हैं इसको। आई कैप, जे कैप, के कैप, लाइक आप बोलते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्स वाई और जी जो आपका एक्सिस लिखा गया है उसी एक्सिस में मान लो कोई पार्टिकल आपका सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको आई कैप बोलेंगे। मतलब ये हुआ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद यूनिट वेक्टर के साथ। इन द सेम वे यूनिट वेक्टर के साथ वाई में मूव करेगा तो जे कैप, यूनिट वेक्टर के साथ आपका जेड में मूव करेगा तो आपको बोलेंगे के कैप। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं।
तो पहले सिंबल का मतलब मैंने आपको सिखा दिया कि सिंबल का मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंबल का मतलब आपका हुआ जो एरो साइन है तो इसका मतलब वेक्टर है। अगर एरो साइन नहीं है तो उसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं है। अच्छा, तो ये चीज आप समझ गए यहाँ पे। नाउ ग्राफिकल फॉर्म अगर देखा जाए, ग्राफिक सर ये कैप वाला एक बार फिर से बताना। आई कैप, जे कैप, के कैप आपका एक्स, जेड और वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर यूनिट आपका मूव करेगा ना, तो किस में मूव कर रहा है बोलेगा, आई एक्स में मूव कर रहा है तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। अच्छा, इस पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैंने स्टार्ट किया अभी ना, लाइक अभी मैंने किसी चैप्टर को किसी लाइक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, हर एक टॉपिक पे आएंगे, पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे उसको हम। बस आपको थोड़ा सा पहले का सीनरी बता रहे हैं हम क्या पढ़ाने जाएंगे, रिव्यू आपको दे रहे हैं हम कि स्टार्ट कैसे कहाँ पे करना है और किस तरह मुझे आगे बढ़ाना है, आपको रिव्यू दे रहे हैं अभी फिलहाल आपको हम। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ओके सर। आएगा टाइम तो उसमें इसको हम समझाएंगे अच्छे से। अभी आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़ाएंगे हम ना। तो अब इस चीज़ को ध्यान देना कि जब हम पढ़ाएंगे आगे जाकर आपको, तो सिंबलिक फॉर्म आपको बता दिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे आप। तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ, लाइक सपोज करो मैंने बोला कि डिस्टेंस है, ठीक है। अगर सुनो, सिंपल सा बात बोलना, ठीक है। मैंने बोला कि एक मान लो कोई क्वांटिटी, कोई पर्सन आपका मूव करना स्टार्ट किया ऐसे वाई और एक्स में ऐसे, और कोई मूव करना स्टार्ट किया आपका ऐसे, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे ये ग्राफ में जो पर्सन है वो एक्स में से मूव कर रहा है इस तरह से, करेक्ट। और ये मूव कर रहा है एक्स एज वेल एज वाई भी दोनों मूव कर रहा है, बिकॉज इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में दिख रहा है कि एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, देखो एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और साथ साथ वाई भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बोलेंगे ये क्वांटिटी आई कैप और जे कैप दोनों के साथ साथ इंक्रीज किया है, इसलिए आई कैप प्लस जे कैप के टर्म में लिखा जाएगा। और जबकि ये क्वांटिटी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका डायमेंशन में मूव कर रहा है वन, तो इसको हम सिर्फ आई कैप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात समझे क्या लॉजिक? यस सर। अच्छा, ग्राफिकल फॉर्म आपका यही रहा, लाइक सपोज करो मैंने बोला 45 डिग्री एंगल बना के मूव कर रहा है, तो 45 डिग्री एंगल बनाकर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन, कोई क्वांटिटी, कोई ऑब्जेक्ट आपका जब मूव कर रहा था तो एक्स में 45 डिग्री के साथ मूव करना स्टार्ट किया, इन द सेम वे वाई के साथ भी 45 डिग्री बनाकर मूव करना स्टार्ट किया। इसके बारे में बोलेंगे 0 डिग्री आपका मूव करना स्टार्ट किया, किसके साथ, एक्स के साथ। अब बात समझे, लॉजिक क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से चलना, ए पे पहुंचा जाकर, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे चलो ये तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये पर्सन एक्स और वाई दोनों के बीच में मूव कर रहा है, मतलब एक्स भी इंक्रीज कर रहा है साथ साथ वाई भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कोई बताएगा यहाँ पे वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है? अष्टम, नेगी, अगर मैंने आपको इक्वेशन दिया, सपोज करो सिंपल से बोल रहे हैं, क्या दें, y इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t जे कैप, मान लो दे रहे हैं सिंपल सा, और x इक्वल टू 2t स्क्वायर, ठीक है। कोई बता सकता है वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है? अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड मान लो 0 से मूव किया, तो आपने बोला सर डायरेक्शन तो फिक्स दिखा रहा है यहाँ पे, कि आपने बोला कि सर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाकर ये पर्सन 0 to a मूव किया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि 0 से a का वैल्यू डिस्टेंस होगा, कुछ भी होगा, मान लो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट से मान लो मूव किया, आपने बोला सर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, तो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात समझ गया? तो इसका मतलब बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। इन द सेम वे 0 से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 0 से मूव करने में कितना पाथ लेंथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। द पाथ लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इस बात को याद रखना। तो कैसे लिखेंगे याद रखना, अब अभी स्टार्टिंग में आपको सिंबल बता रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। लाइक वेक्टर का मैंने बताया कि वेक्टर सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते, दैट इज कॉल्ड एरो साइन से रिप्रेजेंट करना ना। अगर मैंने बोला यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाना, अगर मान लो वही डायरेक्टर, वही ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स मूव कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है, तो बोलेंगे ये आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि आपका मैग्नीट्यूड, आपका जो वैल्यू था, कितने मैग्नीट्यूड के साथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आई कैप, जे कैप, जो भी आपका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। ये बात समझ गया? इन द सेम वे मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, याद रखना, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ऐसे मॉडुलस साइन के जैसा।
तो बोलेंगे 0 से ए, ये वेक्टर सॉरी 0 से ए मूव किया ये वेक्टर डायरेक्शन में, तो दिस मॉडुलस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इससे आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा छोटू लोग, याद रखना इस बात को। अब एग्जांपल एक देकर एक बताते हैं आपको कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। देखो, अगर मैंने बोला कोई फंक्शन है आपका, लाइक सपोज करो x इक्वल टू 3ti कैप प्लस 4tj कैप, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बोलोगे? बोलोगे सर एक क्वांटिटी है जो आई कैप और जे कैप दोनों में मूव कर रहा है, और कितने के साथ? 3t या 4t जे कैप के साथ। तो आप बोलोगे ऐसे मूव कर रहा है मान लो। तो ये आपका हो गया। एंगल मुझे नहीं पता एंगल कितना है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एंगल कितना होगा? एंगल 53 डिग्री के आसपास होगा। हम समझा देंगे कैसे। देखो अब समझो बात को, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना है। आज से हर एक बच्चा इस दिमाग में इस बात को फिक्स कर लो, आज के बाद कोई गलती नहीं होना चाहिए। जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूसियल आपके लिए है। मैग्नीट्यूड जब भी निकालना होगा, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ना मान लो सपोज करो ये 0 से ए मूव किया वेक्टर में, तो बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू रूट ओवर आई कैप का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है, जे कैप का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, उसका स्क्वायर। अच्छा टी यहाँ पे हटा दो, सॉरी, आप चाहो तो टी लेके चल सकते, बट बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाना चाह रहे हैं आपको हम पहले, बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। नाउ आप बोलोगे आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू रूट ओवर 5। आप समझाते क्यों, लॉजिक समझो यहाँ पे क्यों, सॉरी, रूट ओवर 25 दैट बिकम्स इक्वल टू 5 यूनिट। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड था। कहने का मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहा है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट एक्स में एज वेल एज वाई में दोनों में मूव कर रहा था। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो ऐसे मूव किया, तो एक काम करते हैं ना हम, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या ये P बन गया, क्या ये B बन गया, क्या H बन गया? यस और नो? सब बच्चे यस सर। अगर ये हाइपोटेन्यूज बन गया तो आपको पता है ना, इन दोनों में से कोई एक 4 होगा, कोई एक 3 होगा, नो डाउट। बट जे कैप के साथ 4 है, इसलिए जे कैप वाई में 4 दे दिए। एक्स कैप आई कैप के साथ आपका 3 है, इसलिए एक्स में हम 3 दे दिए। क्या लॉजिक क्लियर है? अब बताओ हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने 5 वैल्यू निकाला। तो क्या बताओ मैग्नीट्यूड निकालने का मैथमेटिकल मीनिंग है क्या? तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस और नो? यस सर। क्या मैग्नीट्यूड का मतलब हाइपोटेन्यूज को निकालना है क्या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर? यस सर। बोलो कोई बच्चा समझा क्या? किसी को डाउट है पूछ लेना मेरे से। देखो और एक सिंपल तरीका बताते हैं। सपोज करो आपका ये वाई एक्सिस हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया। मान लो यहां से हम मूव किया हमने, ठीक है, कोई पर्सन मान लो ऐसे यहां से हम मूव किया इस तरह से। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे जब रहेगा तो एंगल कितना बनाएगा, और यहाँ पे एक्स के साथ 0 डिग्री, यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे? मान लो पर्सन नंबर ए, पर्सन बी, पर्सन नंबर ए बी सामने देख रहा है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? 0 डिग्री बनेगा। जब बी यहाँ पहुंच गया तो एंगल कितना बनाएगा इसके साथ? एक्स के साथ कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। एक बार जब वो बी पे होगा, जब पर्सन बी पे होगा, बात समझना, ठीक है। और जब वो मान लो किसी बीच में पॉइंट लेके चलते हैं पी पे, जब वो मान लो पी पे होगा तो क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज, दिस बिकम परपेंडिकुलर और दिस बिकम बेस। यस और नो? यस सर। ओके, तो इसका मतलब बी से यस सर। जब ये पॉइंट एक्स पे होगा, जब ये पॉइंट वाई पे होगा, तो बीच वाले पॉइंट पे हमें हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, बेस दिख रहा है। मान लो सपोज करो जैसे जैसे इसको नीचे लेकर आएंगे, इमेजिन, जस्ट इमेजिन यार, फील करो फिजिक्स को, यहाँ पे फील करोगे आंसर आएगा, नहीं फील करोगे आंसर नहीं है। मैंने पहले बोला था फिजिक्स को समझने का मतलब फील करना होता है। जस्ट इमेजिन नाउ, मान लो पी पॉइंट मूव करके यहाँ पे यहाँ पहुंच गया। बताओ क्या हाइपोटेन्यूज लेंथ ही आपका बेस के बराबर हुआ क्या? जब यहां पहुंच जाएगा तो यही हाइपोटेन्यूज था ना। देखो ध्यान देना, यही हाइपोटेन्यूज यहां पहुंचेगा तो हाइपोटेन्यूज जब यहां होगा तो इतना है, जब यहां होगा तो इतना है, जब यहां होगा तो इतना है। क्या यही आपका हाइपोटेन्यूज बन गया? क्या यही आपका बेस बन गया? क्या यही लेंथ? यस सर। बोल सकते हैं कि AB becomes base and also hypotenuse.
और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0, यस और नो, पहुंचेगा Yes, sir. परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। इसलिए आप देखते होगे ना कि जब निकालते हैं tan थीटा तो बोलते हैं tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P अपॉन B, होता है कि नहीं होता है। तो P कितना है, 0, हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, P कितना है, 0, इस पॉइंट पे एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, यस और नो। Yes, sir. तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर 0 हो गया, बेस कितना आपका B, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0, इसलिए tan 0 डिग्री कितना आ गया, आंसर आपका 0 आ गया। अगर मान लो साइन की बात करते हैं, कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 मतलब B पे निकालना, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको पता है बेस हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर ही हैं, तो क्या दोनों को x मान लेते हैं, मान लो, तो क्या हो गया, x अपॉन x हुआ, तो आंसर कितना है, कट के आ गया वो, कॉस 0 आंसर कितना आ गया आपका। 1. ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्या इसको फील कर पा रहे हो क्या आप, कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही, इसलिए आपका आंसर 1 आता है, क्यों आपका आंसर आपका लाइक इन्फिनिटी आता है, क्यों आपका 0 आता है, उसके पीछे लॉजिक आपका ये कैसे मूव करना है हम लोग को उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, लाइक पॉइंट नंबर एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस जब मूव करना स्टार्ट किए, तो इस सारा टर्म आपका बेसिक टर्म को रिप्रेजेंट कर, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी आगे बढ़ जाएंगे नहीं तो हम लोग। बोलो। No, sir. अब अगर मान लो मैंने बोला कि ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी का डिस्टेंस 5 है, तो ए बी का डिस्टेंस 5 तो कहीं भी हो सकता है, लाइक इसको भी 5 बोल सकते हैं, इसको भी 5 बोल सकते हैं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह 5, ये बनाकर पूरा एक सर्कल बन जाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट इसके अंदर कुछ डायरेक्शन फिक्स यहाँ पे नहीं है। इसलिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी एक आपका टॉपिक है या पॉइंट है इसके अंदर, जो समझाता है वेक्टर को कि वेक्टर में डायरेक्शन का होना क्यों जरूरी है। अगर सिर्फ 5 लिखकर छोड़ दोगे तो ये बोल सकते हो आप ऐसा कि आपका ये 5 का आंसर कैसे आया होगा, 5 का आंसर ऐसे भी आ सकता है 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरीके से भी 5 आंसर आ सकता है, बट ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किस तरफ जा रहा होगा। आप किसी भी तरफ चले जाओ, लाइक ये ऐसे चला गया तो बोलेंगे आपका ये 5 आपका मैग्नीट्यूड है, तो 3i कैप 4j कैप ऐसे आपका रहा होगा। ये डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, समझे बात को। तो मैग्नीट्यूड से आपको सिर्फ आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर सकते हो, बट डायरेक्शन रहेगा तो ये पता करोगे कि 5 है तो 5 किधर, बोलोगे 5 इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो पता चल जाएगा 5 नॉर्थ में जाना हम लोग, विथ एंगल कितना, मान लो एंगल बोलिए 30 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब पता चल जाएगा कि हाँ 5 में हम लोग को 30 डिग्री के साथ 5 नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना हम लोग को। तो ये एग्जैक्टली डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो इससे हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। अब ये बात समझ गए, आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो। Yes, sir. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, Yes, sir. टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि कोई क्वांटिटी आपका सेम डायरेक्शन, दो क्वांटिटी आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन शुड बी सेम, ये जरूरी नहीं कि सेम मैग्नीट्यूड्स के साथ मूव कर रहा हो, अगर सेम मैग्नीट्यूड आ जाए उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल वेक्टर। अच्छा कहाँ पे, तो स्पेस में, स्पेस में कहीं पे भी अगर दो क्वांटिटी आपका सेम डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा हो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर। लाइक ऐसे ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में इस तरह से, एक और क्वांटिटी मूव कर रहा है ऐसी डायरेक्शन में इसका, इन दोनों कैसा वेक्टर हो गया आपका, पैरेलल वेक्टर। ड्रॉ कर लो डायग्राम, इसको मान लो बोल दिए वेक्टर नंबर ए, दिस इज वेक्टर नंबर बी, ए एंड बी आर टू वेक्टर विच इज पैरेलल। तो बस ये पैरेलल होना जरूरी है किसी भी स्पेस के अंदर कहीं भी किसी पॉइंट पे, बट
आपका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है। सो इक्वल वेक्टर आर ऑल्सो कैन बी, ऑल्सो नहीं, कैन बी पैरेलल वेक्टर टू। अच्छा, एंटी पैरेलल क्या होगा? व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, बताओ जल्दी। इंटरसेक्ट करेगा, हाँ, जो इंटरसेक्ट कर देगा। इंटरसेक्ट करेगा तो एंटी पैरेलल कैसे हो गया? पैरेलल का उल्टा एंटी पैरेलल। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल। ये बात समझ गए? नेक्स्ट, डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के बारे में डिस्कशन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, जिसमें बताया था मैंने आपको, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो दिस, तो ऐसे बोलेंगे, मान लो ए वेक्टर आपका ये, तो बी वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड के साथ, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। लिख लो, सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वल, sorry, in same direction is called equal vector. फिर से बोलिएगा। Same magnitude and in same direction. Next, negative of vector, negative of वेक्टर। तो जस्ट इक्वल का उल्टा कर दो। इक्वल का उल्टा मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा रहेगा। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यहां लिखेंगे, और यहां लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। जब इक्वल करने जाओगे तो वहां पे माइनस साइन अप्लाई कर दोगे, तो माइनस साइन का मतलब ये होता है, देखो ध्यान दो, एक और यहां दिखा दे रहे हैं। इफ दिस इज द बी वेक्टर, सपोज दिस इज द बी वेक्टर, देन दिस बिकम्स माइनस बी वेक्टर। लॉजिक क्लियर है? तो मान लो, अच्छा यहां पे उल्टा लिख दिए होंगे ना, ठीक है। मान लो ये आपका है ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, आपको मैंने बोला कि इसका इक्वल वेक्टर लिखो, कैसे लिखोगे? तो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, चलो मैग्नीट्यूड मैंने सेम कर दिया, ये रहा सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मिल गया, बट डायरेक्शन क्या उल्टा है। तो अगर मान लो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करते ही इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेक्टर का डायरेक्शन, जल्दी बोलो। माइनस साइन अप्लाई करते हैं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्या? Same. Yes, sir. अब बताओ, क्या दोनों सेम हुआ? क्या इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, इन दोनों को? Yes, sir. तो मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर को आपको इक्वल वेक्टर में रिप्रेजेंट करने बोला, तो क्या करना है आपको? एक बस किसी एक वेक्टर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम्स इक्वल वेक्टर। लॉजिक क्लियर है? किसी भी एक में, जरूरी नहीं कि दोनों में करना हो। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर।
देखो वेक्टर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने बोला कि कोई एक वेक्टर है, ये यहाँ पे ऐसे वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर आपका है, और जब भी आपको आज के बाद से फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बोला मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, मैंने आपको वहाँ पे लाइक फुल इम्फेसाइज भी किया कि इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा तो एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, दैट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। नाउ इन द सेम वे आप जब किसी वेक्टर का एंगल निकालते हो, क्या निकालते हो, एंगल, तो आप दो काम करो, या तो इस वेक्टर को आगे आगे बढ़ाते जाओ जब तक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट न करे, जैसे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल बनेगा वो बताएगा आपका कितना एंगल बना रहा है वेक्टर, ठीक है। या फिर जहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट है उसी पे एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो बताओ, यहाँ पे आपने क्लास 6-7 में ही पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो? Yes, sir. तो क्या ये एंगल मान लो, इसको मान लेते थीटा ए, तो क्या ये थीटा ये भी होगा क्या? एक ही बात है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जो यहाँ पे वेक्टर का एंगल जब भी निकालोगे तो या तो ये आप ये चेक करो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको आगे बढ़ाकर, या फिर उसी पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और वो जितना एंगल बनाएगा वो आपका वेक्टर का एंगल निकल जाएगा। तो शिफ्टिंग मतलब ये हुआ, जब भी इसको शिफ्ट करोगे यहाँ से, अच्छा एंगल क्यों बोले आपको हम यहाँ पे, इसीलिए जब इसको शिफ्ट करना स्टार्ट किए, मान लो इसको हम शिफ्ट करके यहाँ लेके चले आए, तो कहीं भी इससे मतलब नहीं है, बट वो एंगल कभी चेंज नहीं करना चाहिए, एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. वेक्टर को ऐड करना है, मान लो सपोज करो आपको 3-4 वेक्टर दे रहे हैं, अच्छा रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो आप देख कर बोलो, आप बोलो कुछ पता नहीं चल रहा कैसे करना। मैंने क्या बोला आपको, शिफ्टिंग मैंने बोला। आप एक काम करो, अच्छा जब भी शिफ्टिंग करना इस बात का ध्यान रखना टेल हेड को मैच करवाना। टेल हेड, अगर टेल को मैच करवाओगे तो वो भी सही है, बट उसका तरीका अलग निकालने का, हमेशा टेल हेड मैच करवाना। तो आप एक काम करो, इस वेक्टर को उठाओ, इसको उठाओ यहाँ से, और इसको यहाँ पे पहले एक काम करो, इसको दोबारा ड्रॉ करो, पहले इसको ड्रॉ किया हमने। अब इस वेक्टर को उठाओ, इसके टेल को और उसकी हेड पे रख दो, बट एंगल कभी चेंज नहीं करना चाहिए, जो एंगल यहाँ पे रहेगा सेम एंगल यहाँ पे होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है ना? इस वेक्टर को उठाओ यहाँ पे रख दो, ये मैंने वही किया, आ रही बात समझ में? फिर इस वेक्टर Yes, sir. आ रही बात समझ में? फिर इसको यस सर। रख दिए, क्लियर है? और एक वेक्टर का और ले लो, मान लो यहीं पे हम एक मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिए, फिर इसको उठाओ फिर यहाँ पे रख दिए। अगर ऐसे करके सबका टेल हेड मैच करके पूरा क्लोज लूप बन जाता हो तो नेट वेक्टर का वैल्यू आपका 0 हो जाता है। नेट कितना हो जाता है? 0। बात समझ गए? यस सर। कंटिन्यूअस, Yes. ऐसा नहीं कि कोई टेल हेड आपका यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं करो, हमेशा टेल हेड को मैच करना चाहिए। अगर टेल हेड फॉलो कर रहा है, टेल हेड फॉलो कर रहा है और लास्ट में फिर से जाकर मीट कर जाए, उसको नेट रिजल्टेंट कितना बोल देंगे, इसका 0 बोल देंगे। इस बात को याद रखना। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बट इस बात का बस ध्यान रखेंगे उसका एंगल कभी चेंज नहीं करना चाहिए, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हम वहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे जो एंगल यहाँ पे है सेम एंगल यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बताओ किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. छोड़ो, इसको ड्रॉ कर लो आप, No, sir. इसको ड्रॉ कर लो। यार बहुत दर्द हो रहा था। Sir, drawn.
हाँ, कुछ बोल रहे हो? Sir, done. अच्छा, डन बोलेगा। किसी को डाउट है, पूछ सकते हो मेरे से। चलो एक क्वेश्चन आपका आईआईटी का डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी टाइप का था, मैंने आपको यही सेम एग्जांपल को मैंने आपको समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था कि मान लो दो वेक्टर है, ओके, दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा ए, and this is another vector making angle b vector making angle theta b। तो क्वेश्चन यहाँ पे चार ऑप्शन थे, बट आपको चार ऑप्शन यहाँ पे देंगे नहीं हम, आपसे हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, कंडीशन फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू बी इक्वल। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, पहले आंसर कर लो। कंडीशन फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू बी पैरेलल, जिससे पूछेंगे वो बच्चा जवाब देगा। 2 मिनट ने 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। टाइम अप। चलो पहले इसका आंसर आयुष नेगी, Yes, sir. बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ये मेंस का सवाल है, मेंस का मतलब नीट के बराबर इक्विवेलेंट है। दिव्यांशी, Yes, sir. आंसर बताओ दोनों क्वेश्चन का। आलोक, यस सर। बताओ इसका आंसर। सर सेम एंगल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑसम। आगे और कुछ? सर सेम आपने बोला मैग्नीट्यूड। सेम एंगल, सो थीटा ए बिकम्स इक्वल टू थीटा बी। उस टाइम पे क्या बोलेंगे? यस इक्वल वेक्टर है कि पैरेलल वेक्टर है? से इक्वल। इक्वल कैसे होगा बेटा? इक्वल क्या बताते हैं हम? इक्वल होने के लिए तो आपका पैरेलल होगा होना ही सर। चाहिए। यस सर पैरेलल। वेरी गुड, पैरेलल। तो इक्वल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अष्टम, सर मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ही बराबर होना चाहिए, एंगल तो होना ही चाहिए इक्वल, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी यस पहला सर। का आंसर लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, जल्दी बोलो, मॉडुलस साइन था ना, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल शुड बी इक्वल टू। तो बोलेंगे फर्स्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड का आंसर करना है, डायरेक्टली बोल दो, सिर्फ एंगल बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है बिकॉज इक्वल वेक्टर कैन बी पैरेलल, बट पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल। यस आई बात समझ में? यस सर। लिख लो। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को बताओ निशा। द वेक्टर माइनस ए, द वेक्टर माइनस ए इज ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन ए in magnitude, option B less than A in magnitude, option C perpendicular to A, option D in the same direction,
ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन एफ नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन जी ऑपोजिट डायरेक्शन। निशा Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या होगा। मल्टीपल चॉइस है, इसमें एक से भी ज़्यादा सही हो सकते हैं। So first opposite direction और or less than vector A in magnitude. मयंक यस सर। बताओ। सर लेस देन और ऑपोजिट तो होगा ही सर। और कुछ? अष्टम। सर ओनली जी। वेरी गुड, ऑसम। इसको बोलते समझना, बाकी सब क्या किए पता ही नहीं चला। आप लोग लेस देन क्यों बोल रहे हो बार बार? अरे ये माइनस ए क्यों बोल रहे हो? देखो माइनस का मतलब क्या, नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर तुम मेरे ख्याल से ये समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ऐसे -5a समझ रहे हो। जब तुम -5 को मैग्नीट्यूड लेके चलोगे ना, तो ये तो क्या हो गया आपका, सेम डायरेक्शन हो गया। फिर तो बात समझे क्या? आपने वेक्टर -a और वेक्टर a को डिफ्रेंशिएट कैसे किया? आपने ये देखा होगा ना, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। इसका मतलब ये देखा होगा, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये वेक्टर a अगर मान लो a ऐसा है, तो ये बोल रहे हो कि -a ऐसा है। यस और नो? यस सर। तो तुम माइनस साइन को लेकर चले तभी तो बोल रहे हो कि ऑपोजिट चल रहा है। अगर तुम माइनस मान लो -1 था यहाँ पे, तो -1 को अगर मैग्नीट्यूड मान के चलोगे तो एक, तो क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। तो क्या डायरेक्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ? फिर या तो तुम आंसर बी बोलोगे या तो जी बोलोगे। बोलोगे सर अगर मान लीजिए -1 मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो डायरेक्शन तो सेम हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? ये रहा। तो डी बोलोगे फिर तुम। अब आप समझ रहे हो, जब तुम लेस देन लेकर चलोगे तो डी बोलना चाहिए तुमको, इन द सेम डायरेक्शन बोलना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. समझे बात को ना, कि यहाँ पे आप मान लो एक आपका 5a वेक्टर है, एक आपका -5a वेक्टर है। तो अगर तुम मैग्नीट्यूड देख रहे हो +5 -5, तो -5 के अलावा क्या दिख रहा है? a वेक्टर। यहाँ भी क्या दिख रहा है? a वेक्टर। तो अपोजिट थोड़ी नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन हुआ। लेकिन आप ऐसे देखो, मान लो 5a वेक्टर देखोगे, अब बोलोगे सर माइनस को अंदर कर लेते हैं, -a वेक्टर। तो अब क्या देख रहे हो? अब देख रहे हो सर 5 मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बट डायरेक्शन क्या हो गया दोनों का? डिफरेंट। इसका मतलब ऑप्शन जी करेक्ट होगा कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि दोनों करेक्ट होगा? बताओ। जी करेक्ट। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, ये कॉपी कर ली सब बच्चे। दोनों क्वेश्चन कॉपी करना, काम आएगा क्वेश्चन ही समझने के लिए। याद रखना, थ्योरी कितना भी समझा दे, बट क्वेश्चन ही किसी भी टॉपिक को क्लियर करता है हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला चीज, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब? पहले थ्योरी दे दें। दो टाइप का दिखेगा ओनली, ठीक है। जो बना रहे हैं इसके अलावा कहीं बुक में अलग से दिख जाए मुझे फिर बताना आकर। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा जो बना रहे हैं। और इसको हमेशा थर्ड पार्ट जो आपको लिखे हैं, इसको ट्राई करना है आपको, या तो सेकेंड में,
सेकेंड वाले पार्ट में या तो फर्स्ट वाले पार्ट में कन्वर्ट करने का। कभी भी थर्ड पार्ट आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिखा तो क्या करना है आपको, फर्स्ट या सेकेंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देना है। क्या लॉजिक क्लियर है? बताते हैं, कॉपी कर लो सब पहले, लॉजिक कॉपी करो। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, इस तरह पढ़ाएंगे और मजेदार है, समझते जाना बस। हो गया? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल से क्लियर कर देते, थोड़ा ज़्यादा ही क्लैरिफिकेशन मिलेगा वहाँ पे। यस मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं ये, सर आप इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट दोगे? क्या क्या बोले वंश? सर आप इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट दोगे? क्लास खत्म करने के बाद देंगे, अभी दे दे, बताओ। क्लास खत्म होगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट इतना देंगे, होमवर्क नहीं करोगे तो अगले क्लास में एंट्री नहीं देंगे, ऐसा करेंगे। नहीं कैसे करोगे? बहुत क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का टेंशन मत लो। देखो, क्या आपको इस टाइप का, इन 3 टाइप का वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ये वाला आपको थर्ड टाइप का दिख रहा होगा, चेक करो। आ रहा है, फिर यहाँ से कन्वर्ट हुआ, देखो दिख रहा है क्या? मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड मैंने पूछा ए बी एंड बी सी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी। इसका आंसर पहले करेगा मयंक, तुम बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर। मयंक Yes, sir. बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। नोट करो यहाँ पे, देखो आपने देखा एंगल का मतलब क्या होता है, या तो दोनों का टेल टेल मैच करना चाहिए, दोनों का हेड मैच करना Head, चाहिए। head. दोनों टेल टेल एक साथ रहेगा तो दोनों के बीच को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। दोनों का हेड मैच करेगा तो दोनों को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? देखो इस एरो साइन का मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना, इस एरो साइन नहीं, सॉरी, मतलब आपका ए बी का मतलब ये हुआ कि वेक्टर आपका ऐसे लिखा है, ए बी एंड ए सी लिखा है ना, ए बी एंड ए सी, कहने का मतलब ए से बी की तरफ है। कहाँ पे? ए से बी की तरफ। ए से क्या? ए से सी की तरफ वेक्टर डायरेक्शन है। आई बात समझ में? क्या यहाँ पर दोनों का टेल एक साथ है क्या? देखो ना, क्या दोनों स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है क्या? Yes. मतलब ए बी ये रहा वेक्टर और ए सी ये रहा वेक्टर। क्या दोनों का टेल एक साथ है? तो एंगल कितना होगा यहाँ पे? सर थीटा। अच्छा थीटा। अब बताना भूल गया यहाँ पे कि एंगल आपका ये मान के चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। एंगल कितना लेके चलेंगे यहाँ पे? 60. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देगा वंश। ओके सर। सर एक मिनट। एंड आलोक। जल्दी दो। सर ए बी वेक्टर में सर बी का टेल और बी सी वेक्टर में बी का हेड है, ये दोनों मैच कर रहे हैं सर। हाँ, तो ये एंगल नहीं हुआ?
सर होगा। मैंने क्या बोला, एंगल का मतलब टेल टेल होना चाहिए तो हेडेड होना चाहिए। सर नहीं कैसे होगा। सर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेरी सर गुड। तो क्या मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे? कोई बच्चा बताएगा कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाय सर BA और BC। बाय यूजिंग कौन सा लॉ? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। भूल गया क्या? यस सर, शिफ्टिंग होना चाहिए। अभी समझाए थे ना। तो देखो, यस सर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को यूज करो, निकाल लो आंसर फटाफट। देखो, ये था आपका ए बी, ये रहा ए बी, और ये आपका बी सी। तो हम क्या करें, बी सी ऐसे है ना, इसका हेड यहाँ पे है, तो इसको उठाएंगे टेल को और इसको इधर कर देंगे, या इसको उठाकर यहाँ पे कर देंगे। तुम्हारी मर्जी है छोटू, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। इसको उठाकर यहाँ कर दो, ठीक है, या फिर इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा बताओ, अगर मान लो इसको उठाकर यहाँ पे किए तो आपको पता ही है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? सर 60 को कितना हो गया पूरा? 1। देखो ये सब 20। बहुत ही बेसिक पार्ट है। अगर तुम एंगल निकालना सीखे, आप वेक्टर को शिफ्ट करना सीख गए, ऐड करना सीख गए, सबट्रैक्ट करना सीख गए, तो जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द मेथड जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। फटाफट इस क्वेश्चन कॉपी करो, डायरेक्टली हम लोग अब उसके एल्गोरिथम पे आते हैं। जल्दी करो। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? सर शिफ्टिंग और वेक्टर में ऐसे Yes, sir. करते हैं ना सर, जैसे वेक्टर को अगर शिफ्ट करते हैं तो सर उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए मतलब। नहीं, एंगल एक्स का हमेशा पैरेलल सेम रहना चाहिए, कभी चेंज नहीं करना चाहिए। सर मतलब अगर जैसे भी वेक्टर है, मतलब अगर सर हॉरिजॉन्टल वेक्टर है तो सर मतलब वैसा ही सेम नीचे बना सकते हैं। हाँ, सेम नीचे बना सकते हैं, ओके तो एक्स के पैरेलल चलना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना सकते हो। ओके। आयुष, हम्म। समझ में आ रहा है? ये डाउट है कहीं? हो रहा। डाउट कहाँ हो रहा है? डाउट was shifting of vectors में। शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ, मान लो ये वेक्टर यहाँ पे है, तो तुम एक काम करो, तुमको जब भी शिफ्ट करना होगा पहले तुम एक्स और वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मान लो ये वेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, अब तुम बोले मान लो ये एक्स के साथ मान लो 30 डिग्री एंगल बनाया, कितना बनाया? 30 डिग्री। सो कहीं भी उठाओ, तुम्हारी मर्जी, इसको उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, यहाँ रखो, बस ये तुम्हारा एंगल हमेशा कितना बनाना चाहिए? एक्स के साथ सर 30। हमेशा तुम्हारा 30 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। एंगल हो सकता है हाँ, सर, 360 डिग्री तक कोई भी डिग्री का एंगल हो सकता है। नहीं नहीं, एंगल तो मेरा 30 ही रहेगा ना यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। नो सर, मतलब अगर यहाँ पर अगर कोई और डिग्री होती इन केस 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री ही रहता है हर जगह हाँ, पर। हमेशा 90 डिग्री। ओके सर। सर किसी भी क्वाड्रेंट में लेकर जा सकते हैं। हाँ, किसी भी, मतलब हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, या ये दे सकते हैं आपको, या ऐसे भी दे सकते हैं। यस सर। चलो हेडिंग दो, लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आपको एक बात बताए होंगे, जब वेक्टर का एडिशन सिखाए होंगे उस टाइम पे मैंने बोला होगा, जब हेड टेल कंप्लीटली आपका मूव करे और फाइनली जहां स्टार्ट हुआ वहीं पे आके मीट कर जाए, तो नेट वेक्टर आंसर कितना आता है? हमेशा सर 0। उस बात को याद रखना। अगर वो आपका ऐसा नहीं हो कंडीशन, ठीक है, जैसे मैंने बोला, देखो ध्यान देना, अगर मैंने बोला कि आपका मान लो एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, फिर एक वेक्टर आपका ये रहा, ध्यान सुनना, अगर मान लो इसी के टेल हेड को उठाकर टेल के हेड से मैच करवा दिए, तो नेट आंसर कितना आएगा? सर 0। अगर ये पोर्शन ऐसा है तो 0 आएगा। ध्यान सुना जो बोलने जा रहे हैं। अगर इस तरह आपका डायरेक्शन रहेगा तो 0 आएगा। अगर ऐसा ना होगा, अगर मान लो ऐसा ना करके मैं ऐसे इस तरह से कर दिए, अगर ऐसे कर दी तो क्या होगा? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो जो डायरेक्शन चेंज करता है, याद रखना, जो डायरेक्शन चेंज करता है वही आपका नेट निकालता है हमेशा, एंड दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर ए प्लस बी।
सर ये समझ नहीं आ रहा है सर, एक बार दोबारा समझा दो। अगर ये मान लो आपका ऐसा होता तो क्या होता, जीरो हो जाता। ये सर नेट वेक्टर 0 हो जाता। अब डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, ऐसे कर दिया। यस सर। ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, जो डायरेक्शन चेंज कर दिया उसी के लिए नेट निकालते हैं हमेशा, एंड दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस वेक्टर। सर मतलब अगर यहाँ पर नीचे सी वेक्टर भी होता तो वो भी ऐड करते हम साथ में। यही तो सी है। सी कितना आ गया, आपका आ गया ए प्लस बी। सर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी समझाते लॉजिक से, ठीक है। देखो सपोज करो ये आपका हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। ध्यान सुनो, लॉजिक समझ में आ जाएगा। मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपका घर यहाँ पे जा बैठे हो, आपने देखा है कि बच्चा यहाँ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए पोजीशन चलना स्टार्ट किया, वो बी तक पहुंचा, मान लो ऐसे चलना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा। अच्छा, एक दो टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे आपको, तो उस बात को समझ जाना। पोजीशन मतलब ये हुआ कि वो जहाँ बैठा है, ध्यान सुनना, तो ये अपने रिस्पेक्ट में, तो खुद के लिए क्या बोलेगा, हम बोलेगा हम ऑरिजिन पे है, ये खुद के लिए क्या बोलेगा, हम ऑरिजिन पे है, बट एक्चुअली जहाँ पे ऑरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में क्या बोलेगा, बोलेगा तुम मेरे से OA डिस्टेंस पे खड़े हो, यस और नो। यस सर। और किस डायरेक्शन में, ए की तरफ डायरेक्शन में। इन द सेम वे जब ए पे था, ठीक है, ए पे था, वो क्या किया, बी की तरफ चलना स्टार्ट किया, बी के पास पहुंच गया, तो ओ ने क्या देखा, ओ ने देखा कि तुम्हारा इसका मूवमेंट हमेशा अपना इसका एक पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, सुनो, पहले यहाँ पे आया फिर फाइनली यहाँ पहुंचा होगा। ये बात क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। ओ के लिए इसका हमेशा डायरेक्शन चेंज किया, एंगल चेंज किया कि नहीं किया, देखो चेक करो। जब ए पे था तो एंगल कुछ और होगा, मान लो ये 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, ये मान लो 4। देखो जब 1 पे होगा तो कुछ और एंगल होगा, 2 पे कुछ और एंगल, 3 पे कुछ और एंगल, 4 पे कुछ और एंगल। कहने का मतलब होगा, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है सब अपने सामने। देखो छोटू सुनो, एक काम करो, हर बच्चे अपने घर के सामने अपने दीवार पे देखो, ठीक है, वहां किसी को खड़ा कर दो, बोलो तुम वहां इस दीवार से यहाँ तक चलो, ऐसे, ठीक है, ऐसे है ना, तुम इस तरफ चलो। देखो ध्यान देना, तो हमने क्या देखा, मेरे आंख ने ये देखा कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये स्ट्रेट ऐसे मूव किया, इसका मूवमेंट इस तरह से स्ट्रेट है, बट मेरा मूवमेंट कैसा है, मेरा आंख का मूवमेंट ऐसे है, देखो मैंने ऐसे मूव किया। क्या बात क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरी आंखों का मूवमेंट एंगल के साथ हो रहा है, बट इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, इसका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ तक मूव किया, चेक करो, मैं यहाँ पे था और यहाँ तक चलना स्टार्ट किए, मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरा एंगल मूव किया ऐसे आंखों का, जबकि हाथ मूव किया इस तरह से। क्या लॉजिक क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। तो जब ये यहाँ से हम मूव किया, क्या यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, या डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। सही है, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो देखो जब ये ए पे बैठा था और फाइनली जब बी पे पहुंचा, जहां से स्टार्ट किया तो बोलेंगे ए का पोजीशन वेक्टर, फिर जहां पे रुक गया उसको बोलेंगे बी का पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब किस पोजीशन पे तुम हो, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप पहले ए पोजीशन पे थे, तो बोलेंगे ओ ए इज द पोजीशन, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर, एंड फिर क्या बोलेंगे बी पे जाकर रुक गए तो बोलेंगे ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर। और मैंने बोला ए से बी आपने मूव किया, तो ए से बी आपने मूव किया वेक्टर में। देखो तो साइन सिंबल देना तो कैसा है, क्या वेक्टर का सिंबल इधर राइट की तरफ ऐसे आगे की तरफ है, क्या इसका सिंबल ऐसा है क्या, देखो तो चेक करो, तो क्या वही चीज बन रहा है क्या, देखो तो ऐसा था फिर ऐसा बना, फिर फाइनली ओ बी पोजीशन वेक्टर ऐसा बना, यस और नो। यस सर। यस सर। बोलो कोई दिक्कत। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, तो ध्यान सुनना। तो आप बोलो क्या ए बी उसका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, इनिशियल में कहां पे था, फाइनल में कहां पे था, ठीक है। आप फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो, क्या वही आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, नेट उसका लेंथ निकलेगा। सपोज करो छोटू, ध्यान सुना, सपोज करो आप स्कूल में थे, ध्यान सुना जो बोले जा रहे हैं। सपोज करो आप स्कूल में हो, जो कि घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, आप चले गए फ्रेंड घर पे, जो घर से स्कूल, घर से आपका फ्रेंड का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, आपने कितना ट्रेवल किया। 15 किलोमीटर। वाह बहुत बढ़िया, दिमाग घास चढ़ने गया तुम्हारा। कोई बच्चा आंसर करो। सर 10 किलोमीटर होगा क्या। कोई बच्चा आंसर करोगे तो फटाफट। मान लो तुम पहले स्कूल में हो, आप चलना, स्कूल का मान लो डिस्टेंस घर से 5 किलोमीटर का है, स्कूल यस सर। 10 किलोमीटर का है। आप बैठे हो कहाँ पे, आप बैठे हो स्कूल में बैठे हो,
ठीक है, ध्यान सुनना। तो फिलहाल पोजीशन वेक्टर कितना बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे 5 किलोमीटर पे, यस और नो? यस सर। बट हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, उस बच्चे के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। ये बच्चा पहले मान लो स्कूल में था, स्कूल से चला गया फ्रेंड के घर पे, ठीक है, बात समझना। बट ये बताया नहीं कितना किलोमीटर गया, लेकिन ये पता है कि स्कूल से घर का डिस्टेंस 5 है, स्कूल से फ्रेंड घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो बच्चा कितना चला? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आपने क्या किया? आपने किया ये यहाँ पे सिंपल सा कि आपने फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल से माइनस किया कि नहीं किया, इतना बताओ। यस सर। यस है ना? सर। तो इन द सेम वे पहले आप ए पे थे, बाद में बी पे पहुंचे, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आपका, क्या फाइनल माइनस इनिशियल क्या आपका वही रिजल्ट देगा, आंसर देगा क्या आपका वो? दिस आंसर डिस्प्लेसमेंट का ये आंसर है क्या ये? यस सर। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों को? यस सर। ओके। तो आपने क्या किया? आपने बोला सर ओबी को, फाइनल ओबी को अगर ओए से माइनस कर देना तो हम लोग को ए भी मिल जा रहा है, सुनो। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताओ ओबी कितना होगा? क्या ओबी आपका ए बी प्लस ओ ए होगा क्या? यस सर। बोलो तो। यस तो क्या हम उस टाइम पे जो बता रहे थे ऐसे लिख रहे थे ना, ए बी सी लिख रहे थे, देखो तो चेक करो तो, क्या वही निकल रहा है क्या हम लोग को? देखो तो ओबी की जगह सी लिखा हुआ है क्या, और ओ ए की जगह पे ए लिखा हुआ है क्या, यस सर। की जगह बी लिखा है क्या? वही चीज हम बताया क्या आपको हम इससे पहले? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो क्या हमने एडिशन किया कि नहीं किया? एडिशन किया। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप ये चेक करोगे कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर जिसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो बन जाएगा आपका लेफ्ट में, इज इक्वल टू में कंटिन्यूअस डायरेक्शन को ऐड कर देंगे। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्या हर बच्चों को लॉजिक क्लियर है? बोलो जल्दी। यस सर। क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। तो मान लो ऐसे हम आपको दे दिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। रिजल्टेंट कितना? अक्षर तुम फालतू पढ़ेगा, जीरो कैसे बोला तुम? जीरो तब होगा ना जब कंटिन्यूअसली में चलता रहेगा एक ही डायरेक्शन में। यस सर। तब सर मैंने तो बोला ही नहीं। कौन बोला जीरो? कितना होगा बताओ? क्या डायरेक्शन एफ वेक्टर चेंज कर रहा है क्या? यस सर। ए वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस ई वेक्टर, होगा नहीं होगा? यस सर। क्या ये बात समझ गए? यस कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? सर। अगर इसके मतलब और बढ़ा दें इसको सर, तो फिर और भी आ जाएंगे साथ में ई के हाँ साथ। सब आ जाएगा सब। ओके। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्या यहाँ पे Yes, एडिशन और sir. वेक्टर आप समझ गए? हेडिंग Yes, sir. क्या आपने समझ लिया? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? देखो सब्ट्रैक्शन तो और सिंपल हो गया। अगर मान लो मैंने बोला ये ए वेक्टर, ध्यान सुनना, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान सुनना, तो इसका ए प्लस बी क्या होगा? क्या ये ए प्लस बी होगा? Yes, sir. प्लस बी, Yes, sir. यस और नो? यस सर। ए प्लस अच्छा। बी Yes, sir. अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है, ध्यान सुनना जो बोलने जा रहे हैं, अगर आपको ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है, क्या सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी? बोलो तो। सर माइनस बी वेक्टर में तो सिर्फ बी वेक्टर की पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। हाँ पोजीशन। क्या सब्ट्रैक्शन को, अरे 8 प्लस माइनस 3 लिखे या 8 माइनस 3 लिखे, बात सेम है कि नहीं है?
सब प्लस माइनस माइनस ही होता है। बात सेम है कि नहीं, इतना पूछ रहे हैं। यस सर। Yes. तो क्या ए प्लस बी को, ठीक है, ए प्लस बी को अगर मान लो मैंने प्लस ऑफ माइनस बी लिखा, ओके, तो प्लस ऑफ माइनस बी क्या करेगा, क्या बी वेक्टर आपका अगर नीचे की तरफ है तो क्या आपको ऊपर लिख सकते इसको माइनस बी, यही हुआ क्या? यस सर। तो फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, क्या इसको फिर से ऐड कर दें, तो क्या ये आपका ए प्लस माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ए माइनस बी? यस सर। बात समझ गए क्या? अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो एक तुम्हारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, चेक करो देखो कैसे। If this is plus b vector, so this becomes minus b vector. यस सर। So this is resultant and this is resultant. आ रही बात समझ में? So this becomes vector and this becomes a माइनस बी वेक्टर। minus b vector. Clear है logic? यस सर। लिख लो फटाफट। सर अगर हम ए वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दे तो भी फिर ये हो सकता है पोजीशन कहाँ चेंज करना है? सर, मतलब जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है सर, अगर ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर लिख दे, बी वेक्टर माइनस ए प्लस माइनस ए वेक्टर, तो सर ए तब भी हो वेक्टर को सकता माइनस करोगे तो मान लो माइनस इधर चला गया, फिर है। यस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ गए, ये बन जाएगा आपका एडिशन बन जाएगा, दिस बिकम्स बी माइनस ए। ओके सर। क्या सब बच्चे इस बात को समझ गए? आगे बढ़े, यस सर। कॉपी कर ली सब बच्चे? यस सर। अच्छा, उसका प्रूफ आपको दे देते हैं हम, सुनो। जैसे ध्यान सुना, ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो बताओ ए प्लस बी वेक्टर कहाँ जाएगा, क्या ये बीच में ये रहेगा ए प्लस बी? इज दिस ए प्लस बी वेक्टर? बोलना सब बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। और मान लो एक और वेक्टर लेके आ गए सी, तो क्या इसको हम इन दोनों को सर ए प्लस बी प्लस ए सी प्लस बी वेक्टर। प्लस बहुत सी। बढ़िया, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, कोई दिक्कत C. ना हो। मान लो ये सर। डी है, तो ये क्या हो जाएगा छोटू? बी प्लस A plus B plus बी C ऐसा हो जाएगा। सारे ऐड हो बी जाएंगे। प्लस बी वेक्टर। तुम चेक करो, मैंने उस टाइम पर डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताया होगा, डायरेक्टली। क्या यही रूल को क्या? अब बताओ मान लो ई वेक्टर है, तो बताओ सही, अब ये सारे ऐड होंगे फिर से। तो फिगर अच्छा से इमेजिन करो उस टाइम का, क्या फिगर एग्जैक्टली ऐसा ही था उस टाइम पे भी क्या? यस सर। यस सर। बस यहाँ आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए, वहां पर डायरेक्टली याद करना सिखाए थे। समझ गए बात? कॉपी करना, Yes, sir. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट, अब लास्ट 2-3 बचा आपका सिर्फ वेक्टर खत्म करने के लिए। सब बच्चे समझ रहे हैं ना? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. सबको आ रहा, आलोक समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। अच्छा, यहाँ पे रिप्लाई भी कर रहे हो सर? चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग दो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपका है, मान लो आपका ए वेक्टर है और ये मान लो आपका बी वेक्टर है, क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि दोनों का टेल एक तरफ कोइंसाइड कर गया? देखो तो है क्या? यस सर। तो मैंने क्या बोला, इसको ए वेक्टर मान रहे, इसको बी वेक्टर मान रहे। मैंने बोला कि दोनों को एक पैरेललोग्राम का साइड मानकर दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। तो ए के पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रॉ किए और बी के पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रॉ किए, ठीक है? कोई दिक्कत? तो क्या ये आपका जो रिजल्टेंट होगा, देखो तो अब तो वही पढ़ा रहे थे ना कि ए और ए प्लस बी होगा नहीं होगा? यस सर। दिस कॉल्ड सी वेक्टर। द सेम वे इन दोनों के लिए सेम होगा ये चीज।
इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है इसको बस आप याद रख लेना, ठीक है? इसको हम बाद में समझाएंगे डेरिवेशन वगैरह, इसको भी याद रखना। और प्लस इसका जो डेरिवेशन है वो आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है बट एग्जाम्पल में दे रखा है। एग्जाम्पल कितना है? क्लास 9 की एनसीईआरटी में कितना दे रखा है? 2 पॉइंट समथिंग है, तुम चेक कर लेना। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन रूल उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन रूल बोलते हैं। वहीं वहाँ पे आपको डेरिवेशन दिख जाएगा। फिलहाल हम इसको बस आपको याद करने बोल दे रहे हैं, इसको याद करके रखो बस। सर ये एनसीईआरटी क्लास 9th में दे रखा है। सर 4.2 एग्जाम्पल 4.2 4.2 एग्जाम्पल, ठीक है? क्लास 11 के बच्चे सब इसको कर लेना अच्छे से कंप्लीट। आपका स्कूल में पूछेगा डेरिवेशन ये लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन नाम से आता है कभी कोई क्वेश्चन आपका ये। और थ्योरम पढ़ेंगे, लैमिस थ्योरम, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका चैप्टर वेक्टर कंप्लीट हो गया। मतलब मुझे इसके बाद कुछ ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर देख लो एक बार, इसको समझने से पहले। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपको पता ही होगा। अगर मान लो कोई वेक्टर आपका ऐसे डिफाइन किया गया, ऐसे ये रहा आपका, किसी पर्टिकुलर एंगल पे वेक्टर यहाँ पे है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इतना पता ही है। इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इतना पता ही है आप लोगों को, है ना? तो ये बताओ कॉस थीटा और साइन थीटा वैल्यू क्या होगा? यहाँ कॉस थीटा निकालो, यहाँ साइन थीटा निकालो। सर cos थीटा b by h और sin थीटा p by h। ठीक है। और परपेंडिकुलर को ही y बोलेंगे और बेस को ही हम लोग x बोलेंगे, तो पुट कर लो। और ये मान लो आपका ऐसे भी कर सकते हो, आपका रिजल्टेंट ये रहा, वेक्टर रिजल्टेंट ये रहा, ठीक है? तो cos थीटा इक्वल टू बेस मतलब x अपॉन में h, x कितना आ गया आपका? h cos थीटा, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया आपका? p अपॉन h मतलब y अपॉन में h, y कितना आ गया आपका? h साइन थीटा। तो अब डायरेक्टली याद करने का तरीका ऐसे रखना, अगर थीटा यहाँ पे हो उसके सामने वाले को क्या बोलना है? उसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। देखो सामने वाला जो साइड होगा, याद रखना, थीटा का सामने वाला जो साइड होगा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो ये लेंथ इसके बराबर होगा ही होगा, तो ये भी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। लेकिन थीटा से जो पार्ट जिससे कनेक्टेड है वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। तो याद करने का तरीका ऐसे रखना, थीटा जिससे अटैच है, थीटा यहाँ पे एक्स एक्सिस से अटैच है, इसलिए बन जाएगा ये आपका हाइपोटेन्यूज इनटू जो भी हाइपोटेन्यूज वैल्यू होगा इनटू कॉस थीटा, और जो वाई वाला होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। याद रहेगा ये चीज? यस सर। अब देखो, यस अब ध्यान दो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए और बी दो वेक्टर था पहले, यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर था, ऐसे था पहले, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्या इसी को रिजल्टेंट बोलेंगे? यस सर। ड्रॉ किया आपने? सर मतलब a प्लस b वेक्टर तो हमने क्या होगा, किया, हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ताकि इसको हम रिजॉल्व कर पाए 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे रिजॉल्व कर पाए, ठीक है ना? अब बोल दिया मान लो ये एंगल थीटा है, कितना है? थीटा। सो दिस इज बी। ये बताओ क्या हाइपोटेन्यूज है ये?
तो सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, ये बन गया हमारा बी साइन थीटा। कोई दिक्कत बोलो। नो और इससे जो कनेक्टेड पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटू कॉस थीटा। ये सॉरी हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस कितना है बी, तो क्या ये वाला साइड का लेंथ बी कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो पूरा लेंथ कितना मिल जाएगा, यहां से यहां तक तो ए पहले ही था, यहां से यहां तक ए था और यहां बी कॉस थीटा, तो पूरा कितना आ गया, क्या पूरा ए वेक्टर प्लस बी cos कॉस आया? थीटा। बोलो छोटू। सर ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। हाँ, और ये वाला पोर्शन कितना है बी साइन थीटा। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि कितना आर स्क्वायर, तो क्या बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का। ए वेक्टर होगा सर, ए प्लस बी कॉस थीटा में ए वेक्टर होगा, ऊपर एरो भी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको जो सॉल्व करोगे 2b कॉस थीटा एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। तो आपको याद रखना रिजल्टेंट जो आता है हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना, रिजल्टेंट जो आएगा आपका वो आपका हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा विद थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। इस बात को याद रखना हमेशा। क्या क्लियर है? यस सर। tan अल्फा क्या होता है, p अपॉन b, दिस बिकम p और दिस बिकम b, तो बन जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर है? सर हर जगह वेक्टर अपनी तरफ से लगाना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। हाँ, वेक्टर लगाना है, वेक्टर है तो वेक्टर लगाना है। ओके सर। समझ में आ गया बात? यस सर। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले, लाइक सपोज करो ऐसा आपको बोल रहे हैं कि एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है, बोलेंगे नेट फोर्स कहाँ है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच में। ठीक है, तो मान लो ये फोर्स F1 मान लो, चलो इसको F1 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं, तो नेट फोर्स वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, टू कॉस थीटा। ऐसे याद रखना आपको। अगर मान लो आपका ट्रायंगल है, आपका ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, ठीक है, ये मान लो F1, ये मान लो F2, और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितना हो जाएगा 120, तो यस सर। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। आपको ऐसा करके चलना है सॉल्व। आई बात समझ में? तो ये आपका इंपॉर्टेंट था रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए आपको कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का स्क्वायर का एडिशन प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर का स्पेशल टॉपिक पढ़ाएं जिसमें सिखाया कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो पूरा पोर्शन मैंने आपको समझा ही दिया अच्छे से, बस आपको क्या करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है इसके।